नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आपने मुझसे कहा, आज मेरी कोशिश होगी कि कश्मीरी पंडित इतिहास को समझने के लिए जो स्रोत है, जो साहित्य है उपलब्ध, मैं उस पर थोड़ा क्रिटिकल तरीके से बात करूं। मेरी कोशिश होगी कि उसके साथ साथ थोड़ा बहुत इतिहास पे भी बात होती रहे और कुछ स्रोतों पे बात होती रहे। सबसे पहली बात तो ये कि आखिर स्रोत जरूरी क्यों है। दरअसल जब मुझसे इस विषय पे बात हो रही थी, जब विषय तय किया जा रहा था, तो मैंने इस विषय पर जानबूझकर इसलिए जोर दिया क्योंकि अक्सर लाइव्स में और बाकी सारी चीज़ों में किस्से, कहानी और बाकी सारी चीज़ों में तो बड़ा इंटरेस्ट लोगों का होता है। लेकिन चूंकि आप लोग दिल्ली विश्वविद्यालय से जुड़े हुए हैं, छात्र हैं, रिसर्चर्स हैं, तो मेरा मन था कि मैं आपके साथ शेयर करूं कि आखिर जब कश्मीरी पंडितों की बात होती है तो ऐसा कतई नहीं है कि 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन से पहले कश्मीरी पंडितों का कोई इतिहास नहीं था। कश्मीर के साथ ये हुआ है ना, लंबे समय से कश्मीर के साथ आप देख रहे हैं, ये होता है कि कश्मीर की पूरी समस्या को, कश्मीर के पूरे इतिहास को, कश्मीर के पूरे आख्यान को सिर्फ और सिर्फ 90 के बाद कश्मीरी पंडितों के पलायन में बदल दिया जाता है। एक हिस्सा होगा जो जोर से चिल्ला कहेगा, तब आप कहां थे जब कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से निकाला जा रहा था। भले उस आदमी को यह ना पता हो कि कश्मीर में कितने जिले हैं। दूसरा हिस्सा होगा वो जो चिल्लाएगा, नहीं, हमने कश्मीरी पंडितों को यहां से नहीं निकाला और जगमोहन था जिसने सारी की सारी प्लानिंग की थी। भले उसको ये समझ ना हो कि कोई भी आदमी अपना हजारों साल पुराना घर, सैकड़ों साल पुराना घर किसी एक मुख्यमंत्री या किसी एक राज्यपाल के कहने से नहीं छोड़ देता है। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि 90 के दशक में जो घटनाएं हुई, या 90 के पहले जो 90 के दशक में जो घटनाएं हुई, या 90 के दशक के बाद से जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं जिसमें कश्मीरी पंडितों का पलायन और बाकी सारी चीज़ें आप जानते हैं, इन घटनाओं की जो जड़ें थीं वो कश्मीर के सांस्कृतिक सामाजिक बुनावट में थी। कश्मीर यानी जहां कश्मीरी मुस्लिम भी रहते हैं, कश्मीरी पंडित भी रहते हैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि सबके बावजूद अभी वहां 800 परिवार रहते हैं। मेरी जो किताब है कश्मीर और कश्मीरी पंडित, उसमें पूरे इतिहास के साथ वर्तमान पर जब मैंने फोकस किया है तो उन कश्मीरी पंडितों पर फोकस किया है जो आज भी कश्मीर घाटी में रह रहे हैं। खैर, उस पर हम बात करेंगे। तो मैं कहना यह चाह रहा था कि जो कुछ भी वर्तमान में आपको दिखाई देता है उसकी जो जड़ें हैं वो कश्मीर के सांस्कृतिक राजनैतिक इतिहास में है। और वो इतिहास जहां पर कश्मीरी मुस्लिम और कश्मीरी पंडित दोनों शामिल हैं, दोनों के बीच की राजनैतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अंतःक्रियाएं हैं और इन अंतःक्रियाओं से बना हुआ इतिहास है। अगर हम बात करें, मैं कुछ नोट्स मैंने लिए थे आप लोगों के लिए, वो मैं निकाल लूं तो आसान रहेगा, बीच में फिर मुझे फंबल नहीं करना पड़ेगा। यस, हाँ, तो अगर कश्मीर के इतिहास की बात करें तो एक बात जो मैं बार बार दोहराता हूं वो ये है कि कश्मीर साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता इलाका है जिसका लगभग पूरा इतिहास लिखित रूप में किसी न किसी तरह से सुरक्षित रह गया है। मतलब मिथकों के समय का इतिहास, प्राचीन काल का इतिहास और मध्यकाल का इतिहास, आधुनिक की तो खैर बात ही क्या है, ये सारा का सारा आपको बहुत कालानुक्रमिक रूप में कश्मीर के अंदर मिल जाता है। ये कश्मीर के अध्ययन की बहुत बड़ी सुविधा है। जैसे कश्मीर के जो सबसे पहले जिक्र मिलते हैं वो मिलते हैं नीलमत पुराण में। नीलमत पुराण के बारे में मान्यता यह है कि नीलमत पुराण जब कश्मीर घाटी में आर्य सभ्यता आई, या कश्मीर घाटी में, इसको लेके बहुत विवाद है इसलिए किसी एक पॉइंट पर मैं पिन पॉइंट नहीं करूंगा क्योंकि वो मेरा विषय नहीं है आज। कश्मीर में जब हिंदू संस्कृति अपने तरीके से जाती है वहां पर और वहां पे चातुर्वर्ण्य व्यवस्था लागू करने की कोशिश की जाती है, तो माना जाता है कि नीलमत पुराण उसी समय लिखा गया। 5वीं 6वीं शताब्दी आमतौर पर लोग मानते हैं। तो नीलमत पुराण की जो मैं बात आपसे कर रहा था, नीलमत पुराण में पहली किताब है जिसमें कश्मीर का जिक्र आता है। इसमें वो किस्सा मैं अक्सर सुनाता हूं, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगा। इसमें वो किस्सा है कि कश्मीर जो था वो पूरा पानी था, मतलब वो झील थी बहुत बड़ी। उस झील में एक जलोद्भव नाम का राक्षस रहा करता था, साथ में वहाँ नाग रहा करते थे जो मूल निवासी थे वहाँ के। जलोद्भव को ये ताकत मिली हुई थी कि जल के भीतर कोई उसका नुकसान नहीं पहुँचा सकता है।
तो नागों ने अपने पिता कश्यप ऋषि से प्रार्थना की कि नागों से आपके जलोद्भव से मुक्ति दिलाए। तो कश्यप ऋषि ने विष्णु की वंदना की। विष्णु ने अपने भाई जो हलधर बलराम हैं उनको भेजा। बलराम ने पहाड़ में छेद कर दिया, छेद से पानी निकल गया। पानी निकल गया तो जलोद्भव बिना पानी के कमज़ोर हो गया, फिर उसको मार दिया गया और नाग वहाँ पर रहने लगे। और उसके बाद पूरी कथा है कि कैसे वहाँ पर फिर देवताओं ने कहा कि हम इसमें रहेंगे, फिर मनुष्य गए, नाग पिशाच और मनुष्यों के बीच में क्या लड़ाई हुई और अंततः कैसे नाग और पिशाच के बीच में समझौता पहले हुआ कि 6 महीने आप रहेंगे, 6 महीने हम रहेंगे, फिर मनुष्यों को स्पेस दिया गया। ये सारा कुछ जो मिथकीय किस्सा है ये नीलमत पुराण में मिलता है। और देखिए मैं आपको नीलमत पुराण के बारे में बताऊं कि नीलमत पुराण मूल रूप से अगर आपको ना भी मिल पाए, अगर संस्कृत आपको ना आती हो और संस्कृत में ना मिल पाए, तो आप अगर गूगल सर्च करेंगे तो आपको एक किताब मिल जाएगी। डॉक्टर वेद कुमारी घई ने उसको एडिट करके अंग्रेजी में ट्रांसलेट करके छापा है। जहां तक मुझे याद है जम्मू और कश्मीर साहित्य कला एकेडमी, या हाँ शायद उन्होंने ही छापा है इसको, लेकिन आराम से इसका पीडीएफ वेरीफाइड साइट से आपको इसके पीडीएफ मिल जाते हैं। तो ये पहला स्रोत मैंने आपको बताया नीलमत पुराण का। दूसरा स्रोत आप सब लोग जानते हैं, सारे लोग उस नाम से परिचित हैं, राजतरंगिणी। आप जानते हैं कि कल्हड़ ने राजतरंगिणी लिखी थी और राजतरंगिणी संयोग से अब आराम से उपलब्ध है। इसके अलग अलग जेनर हैं वो मैं आपको बता रहा हूं, अलग अलग इसके संस्करण हैं वो मैं आपको बता रहा हूं कि आप कैसे प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहला जो अनुवाद हुआ, पहले अनुवाद तो शुरुआत में फारसी वगैरह में हुआ, उनकी बात मैं नहीं कर रहा हूं, मैं अंग्रेजी की बात कर रहा हूं। जो पहला अनुवाद हुआ वो जोगेश चंद्र दत्त ने किया, जो 1800 मेरे ख्याल से 86 वगैरह में छपा था। असल में कल्हड़ की राजतरंगिणी के साथ यह है कि राजतरंगिणी के बाद उसी क्रम में 3 और पुस्तकें लिखी गई, जोना राजा की, श्रीवर की और शुक पंडित की। तो जो इन्होंने किया, जोगेश चंद्र दत्त ने जो ट्रांसलेशन किया, उस ट्रांसलेशन में पहला जो खंड है वो पहला खंड तो अकेला कल्हड़ का है, पार्ट 1, लेकिन जो पार्ट 2 है उसमें शुक की जो राजावली पतक इनकी क्या नाम है, राजावली पतक पहले आती है जोनाराज की, उसके बाद श्रीवर की किताब आती है राजतरंगिणी और फिर शुक की आती है। तो ये पूरी की पूरी परंपरा आपको एक साथ केवल जोगेश चंद्र दत्त में मिल जाती है, जिसको बंगाल एशियाटिक रॉयल सोसाइटी ऑफ बंगाल ने छापा था। और ये किताब जो है मेरे ख्याल से 1886 के आसपास छपी थी। इस किताब के साथ भी यही है कि मूल मिलना तो बहुत मुश्किल किताब है, लेकिन ऑनलाइन ये किताब आपको आराम से मिल जाएगी, जोगेश चंद्र दत्त की किताब। हालांकि इसके ट्रांसलेशंस में अपनी समस्याएं हैं, लेकिन जैसा मैंने बताया कि अगर आपको जोना राजा और श्रीवर और शुक वाली किताब आपको चाहिए जो उसके बाद कंटिन्यू करती है, जो मध्यकाल तक आती है, तो उसको पाने का इकलौता तरीका जो है वो जोगेश चंद्र दत्त है, क्योंकि बाकी जिन लोगों ने अनुवाद किया उन्होंने सिर्फ कल्हड़ की राजतरंगिणी का अनुवाद किया। दूसरा जो कल्हड़ का अनुवाद हुआ, जो सबसे अच्छे अनुवाद माना जाता है, वो स्टेन ने किया, STEIN, स्टेन ने किया। स्टेन का जो अनुवाद है कल्हड़ राजतरंगिणी, वो 1900 में शाया हुआ था, छपा था वो। तो वो किताब भी आपको आराम से ऑनलाइन मिल जाती है। आप खरीदना चाहेंगे तो वो किताब आपको प्रिंट में भी मिल जाएगी। उसके बाद जवाहरलाल नेहरू के जो बहन के पति थे, जीजा थे, जो RK पंडित साहब, उन्होंने राजतरंगिणी का अनुवाद किया। वो अनुवाद जो है साहित्य एकेडमी ने छापा है और मेरे ख्याल से 1960 के आसपास, 1952, 54, 60 के आसपास वो छपा है। और वो अनुवाद जो आपको है साहित्य एकेडमी से बड़े आराम से, वो अनुवाद अभी मेरे पास प्रिंट में है, बाकी तो जो मैंने बताया मेरे पास भी PDF था। तो वो अनुवाद, ये जो अनुवाद है, अच्छी खासी, उल्टी आपको दिख रही होगी लेकिन फिर भी अंदाज मिल जाएगा। ये अच्छी खासी मोटी किताब है, लेकिन बेहद सस्ती, 300 या 400 रुपए में आपको साहित्य एकेडमी से मिल सकती है। अब समस्या यह है कि क्या राजतरंगिणी पे आप कितना भरोसा करेंगे? क्या राजतरंगिणी को पूरी तरह से आप इतिहास मानेंगे, या राजतरंगिणी को पढ़ते हुए कुछ चीजों पर आप ध्यान रखेंगे? तो मैं आपको बताऊं कि राजतरंगिणी को लेके अपनी बहसें हैं। सारे लोग राजतरंगिणी को पूरी तरह से सही नहीं मानते हैं। बहुत सारे लोगों का यह कहना है, आप जानते हैं कल्हड़ कवि थे और कविता के फॉर्मेट में ही ये पूरा लिखा गया है, श्लोक लिखा गया, नाम भी आप इसका अर्थ समझ रहे होंगे, राजतरंगिणी, राजाओं की तरंगें। तो एक एक तरंग में जो है वो एक एक पीरियड के राजाओं के बारे में लिखा गया। इस तरह आप देखेंगे ढेर सारी, हर खंड में ढेर सारी तरंगें हैं, उसमें ढेर सारे श्लोक हैं वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे लोगों का मानना है कि एक पीरियड से पहले
जैसे जियालाल कलाम जो है, एक जस्टिस जियालाल कलाम जाने माने कश्मीरी पंडित हैं, उनकी किताब पर भी मैं बात करूंगा। तो उनका मानना है कि 600 शताब्दी तक के बाद का जो इतिहास है, वो इतिहास इनका बहुत, मैं निकाल रहा हूं 1 मिनट में, डायरेक्ट कोट करना चाहूंगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसको ऐसे हवा में बात नहीं की जा सकती है। जैसे राजतरंगिणी के बारे में कहा जाता है कि इसका जो माना गया है आमतौर पे, कारकोट वंश को माना जाता है कि कारकोट वंश के बाद का जो इतिहास राजतरंगिणी में आता है, वो इतिहास तो काफी हद तक ऐसा है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। लेकिन उसके पहले का जो इतिहास है उसमें कल्पना के तत्व बहुत हैं। जैसे एक राजा को 100 साल से अधिक का बता दिया गया कि 100 साल से अधिक तक उसका राज्य चला, ऐसे ही कई राजाओं के नाम नहीं आए हैं, तो उस पर बहुत विश्वसनीयता नहीं होती है। लेकिन आमतौर से माना जाता है कि कारकोट वंश के बाद से इसका जो इतिहास है वो विश्वसनीय है। इसमें आरसी दत्त जो है, आरसी दत्त मानते हैं कि दुर्लभ वर्धन यानी 598 ईस्वी के बाद जो इतिहास है उस पर शक नहीं किया जा सकता, और भी लोगों ने अपना अपना दिया हुआ है। तो इसलिए राजतरंगिणी को पढ़ते हुए, और स्टेन का कहना है कि राजतरंगिणी में बहुत सारा मेल जोल भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें बदली गई हैं बाद में, तो राजतरंगिणी को पढ़ते हुए थोड़ा सावधान रहने की आवश्यकता ज़रूर है। लेकिन फिर भी प्राचीन काल का कम से कम आपको एक मोटा मोटा आइडिया राजतरंगिणी से जो मिलता है वो बेहद इंपॉर्टेंट है। राजतरंगिणी को लेकर ढेर सारे शोध हुए हैं और उसको पढ़ना अपने आप में बहुत मज़ेदार है, और उसको पढ़ के आप एक समझ बना सकते हैं। तो प्राचीन इतिहास की मैं बात कर रहा था। इसके अलावा एक किताब है बहुत इंपॉर्टेंट, आप अगर वाकई कश्मीर के हिस्ट्री में इंटरेस्टेड है तो आप उसको नोट कर सकते हैं। ये सब किताबें तो आप जानते थे। एच विल्सन की एक किताब है हिंदू हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। वो बड़ी मज़ेदार किताब है, बहुत शानदार रिसर्च है वो एच विल्सन ने किया है। मेरे ख्याल से वो भी किताब काफ़ी पहले छपी थी। तो वो, अच्छा, ये किताब भी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये भी कश्मीर पे बहुत सारी किताबें आपको ऑनलाइन PDF में मिल जाएंगी, और वो भी जैसा मैंने कहा वेरीफाइड archive.org वगैरह पे मिल जाएंगी आपको, जहाँ से लीगली आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो कश्मीर के प्राचीन इतिहास को लेकर मुझे लगता है समझने के लिए ये जो किताबें हैं, ये सब विल्सन को छोड़ के बाकी जो मैंने बताया, ये मौलिक स्रोत हैं, ये मूलभूत स्रोत हैं जो कोई रिसर्चर चाहे तो उपयोग कर सकता है। इन स्रोतों के अलावा आप देखेंगे कि कश्मीर के प्राचीन इतिहास पे बहुत सारा काम हुआ है, और वो जो काम हुआ है वो भी बड़ी आसानी से आपको उपलब्ध मिल जाएगा। जैसे मैं बताऊं, 2 नाम बड़े इंपॉर्टेंट हैं कश्मीरी इतिहास में। एक PN के बमजाई और दूसरा प्रेमनाथ बजाज। इन दोनों लोगों ने कश्मीर का इतिहास लिखा है। आप अगर तलाशेंगे तो इनकी किताबें आपको इंटरनेट पे भी मिल जाएंगे, अमेज़न पे भी मिल सकती हैं, और अगर कभी आपका श्रीनगर जाना होता है तो वहाँ गुलशन बुक डिपो पे आपको किताबें मिल जाती हैं। तो ये जो पीरियड है ये कश्मीर में हिंदू राजाओं का पीरियड है, सो कॉल्ड। अगर आप केवल, हालांकि जोगेश चंद्र दत्त की मैंने बात की, जोगेश चंद्र दत्त की जो के यहाँ जो दूसरा पार्ट जोना राज का आता है, उसमें इस्लामिक जो राजा आते हैं, शाहमीरी जो आती है, उसका वहाँ तक वो पहुँचता है, और श्रीवर वाला उसके भी और आगे तक पहुँचता है। लेकिन जो पहला दौर है जिसका मैंने जिक्र किया, ये सारा का सारा हिंदू इतिहास का दौर है। अब इस दौर में आपको कश्मीरी पंडितों पे कुछ बहुत कॉन्क्रीट मिल जाए ऐसा नहीं कि कश्मीरी पंडितों के इतिहास के हिसाब से यह लिखा गया है। लेकिन इस दौर को पढ़ते हुए आपके समझ में यह आता है कि कश्मीरी पंडित वहां पर कैसे आए, और कैसे कश्मीरी समाज जब 4 वर्णों के समाज में बटा तो कश्मीरी पंडितों ने उसमें अपनी भूमिका निभाई। जैसे आमतौर पे आप ये तर्क सुनेंगे कि कश्मीरी पंडित वहां के मूल निवासी हैं, लेकिन जब आप कश्मीर का इतिहास खंगालते हैं तो आपको पहली बात तो यह पता चलती है कि वहां के मूल निवासी कौन थे, नाग और पिशाच। दूसरी बात आपको पता चलती है कि एक पूरा दौर वहां पर बौद्ध धर्म का रहा है। और तीसरी बात, आपको जब आप कलहड़ को पलटना शुरू करते हैं तो एक शब्द वहां पर बार बार आता है, उसको कहते हैं अग्रहार। अग्रहार क्या है? अग्रहार एक ऐसी जागीर है जिसका टैक्स नहीं लिया जाता है। तो आप जब कलहड़ को पढ़ते हैं तो बार बार आता है कि फला राजा ने फला जगह से ब्राह्मणों को बुलाया और बसाया, फला राजा ने फला जगह से ब्राह्मणों को बुलाया और बसाया। एक किस्सा आता है जिसमें कश्मीरी जो ब्राह्मण हैं वहाँ पे रहने वाले लहसुन प्याज खाना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ का राजा बड़ा क्रोधित होता है, लहसुन प्याज खाने वालों को देश से निकाल देता है और बाहर से लाकर कश्मीरी पंडितों को बसाता है। तो आपको ये, और बसाने के लिए तरीका क्या है कि उनको बुलाया जाता है, अग्रहार दिया जाता है। तो अग्रहार में और समझा दूं क्या है, जैसे मान लीजिए कि कश्मीरी पंडित, मान लीजिए कि ब्राह्मणों को कहीं से वहां ले जाया गया और उनको 5 गांव दे दिए गए
कि इन 5 गांवों से जो लगान की वसूली होगी वो आपको मिलेगी, साथ में जो मंदिर आप बना रहे हैं या मठ बना रहे हैं वहां की आमदनी आपको मिलेगी, बदले में आपको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, इस आमदनी से आप अपना धर्म प्रचार का और बाकी सारा काम चलाइए। तो इस तरह की जो व्यवस्था थी उसको अग्रहार कहा जाता है। और जब आप कश्मीरी पंडितों कश्मीर के बारे में पढ़ना शुरू करते हैं तो जैसा मैंने बताया, कल्हड़ के यहाँ आपको बार बार अग्रहार का जिक्र आता है और उसी संदर्भ में समझ में आपको आता है कि दरअसल कश्मीर में भी ब्राह्मण बाहर से आकर एक समय में बसे हैं या बसाए गए हैं। एक पंडित आनंद कौल है, आनंद कौल बमजाई, मैंने पीएन के बमजाई का नाम लिया, इनके पिता थे पंडित आनंद कौल बमजाई। इसी परिवार की कावेरी बमजाई हैं जो इंडिया टुडे की पत्रकार हैं, आप लोग शायद उनको जानते होंगे, फिल्मों पे और बाकी सब पे वो लिखती हैं। खैर मैं क्या बता रहा था, हाँ, आनंद कौल बमजाई जो सिर्फ पंडित आनंद कौल लिखते हैं अपने नाम में, आनंद कौल बमजाई साहब ने एक वो लिखा है, एक किताब लिखी है जिसको माना जाता है कि अंग्रेजी में कश्मीरी पंडितों पे लिखी पहली किताब है। उसका नाम ही है कश्मीरी पंडित, पतली सी किताब है, आप तुरंत गूगल पे सर्च करेंगे 10 मिनट में आपको वो किताब मिल जाएगी। तो उस किताब में वो बताते हैं कि यहां पर पंडित इसलिए आना, यहां पर ब्राह्मण आना इसलिए पसंद करते थे क्योंकि नंबर 1, यह संस्कृत का केंद्र था, वो संस्कृत के अध्ययन अध्यापन का केंद्र था। तो जब तक यहां से कोई ज्ञान न प्राप्त कर ले उसको संस्कृत के अध्यापन का, संस्कृत का पढ़ा लिखा बहुत माना नहीं जाता था। दूसरा ये कि वहां पर भोजन और वस्त्र बड़ी आसानी से उपलब्ध था, इसलिए जो वहां आते थे अक्सर वहां पर बस जाते थे। यानी मैं बताना चाह रहा था कि इन स्रोतों से जब आप समझना शुरू करते हैं तो आपको मूल निवासी वाला जो पूरा कंसेप्ट है वो दिक्कत पैदा करता हुआ दिखता है और आपको समझ में आता है कि ढेर सारे ब्राह्मण जो हैं वो बाहर से आके बसे हुए हैं। इसीलिए आप देखेंगे कश्मीरी पंडितों में एक अलग से नाम ही है, पूरिब। पूरिब उनको कहते हैं जो बाहर से आकर वहां पर बसे हुए हैं। तो ये कश्मीरी पंडित इतिहास के बारे में, कश्मीरी पंडित कश्मीर के प्राचीन इतिहास के बारे में पढ़ते हुए एक चीज तो आपके ये समझ में आती है। दूसरी चीज आपको समझ में आती है कि जैसे देश भर में बाकी इलाके में ठाकुरों मतलब क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने सत्ता पर अपना प्राधिकार स्थापित किया, यही स्थिति वहां पे भी थी, क्षत्रियों और ब्राह्मणों ने अपना प्राधिकार स्थापित किया। लेकिन साथ ही यह भी समझ में आता है कि ऐसा नहीं था कि सारे ब्राह्मणों का प्राधिकार स्थापित हो गया था, यह कि ब्राह्मणों में से एक छोटा सा हिस्सा जो श्रीनगर में रहा करता था, जो राजाओं के करीब था, जिसको दरबार में नौकरियां मिली, जो दरबार के करीब था, वो कालांतर में बहुत मजबूत होकर उभरा, उसके पास धन संपदा भी उभरी और उसका प्रभाव भी उभरा। लेकिन गांव में रहने वाला कश्मीरी ब्राह्मणों का एक बड़ा वर्ग ऐसा था जो पुजारी का काम किया करता था। एक जिक्र आता है जिसमें बताते हैं कि पुजारी जो है वो जो पूजा का सामान आप चढ़ाते हो भगवान को, उसको बेच देता है, दोबारा से उसको बाजार में बेच देता है। यानी इससे आप समझ सकते हैं कि एक ऐसा पूरा वर्ग था जो आर्थिक रूप से उतना समृद्ध नहीं था, लेकिन समाज के अंदर उसका सम्मान निश्चित रूप से था। आप देखते हैं भूदेव जैसे नाम और ब्राह्मण देवता जैसे नाम और बाकी सारे नाम आते हैं। एक बात मैं आपसे और यहीं जिक्र कर लूं, चलिए वो आगे आगे आ जाएगा नाम। तो ये तीसरा हम देखते हैं कि कई जगहों पर राजाओं और ब्राह्मणों के बीच में संघर्ष का भी मामला आता है, कुछ राजाओं के हत्या के भी मामला आता है। इसमें एक मजेदार किस्सा है प्रयोपवेशन का। अब प्रयोपवेशन क्या होता है? प्रयोपवेशन यह हुआ करता था कि जब ब्राह्मण राजा से संतुष्ट नहीं हुआ करते थे तो एक यज्ञ स्थल पर, एक पूजा स्थल या कोई मैदान वो चुनते थे जहां सारे ब्राह्मण इकट्ठा हो जाते थे और वहां वो आमरण अनशन शुरू कर देते थे कि जब तक राजा हमारी बात नहीं मानेगा तब तक हम आमरण अनशन पे रहेंगे। इसको प्रयोपवेशन कहते थे। अब इसका एक मजेदार किस्सा आपको सुना दूं तो मेरे ख्याल से ये वाला जो हिस्सा है उस हिस्से को हम उसके बाद खत्म कर पाएंगे। एक सेकेंड मुझे दीजिए आप। ये किस्सा है कि एक बार जो है ये तरंग 9 में श्लोक 939 और 40 में कल्हड़ ने इसका जिक्र किया है इस किस्से का कि सुस्सल नाम का एक राजा था। उसके समय में ब्राह्मणों ने यह तय किया कि गोकुल नाम की एक जगह थी, आप समझ लीजिए कि गोकुल मतलब गाय पालने वाली जगह, तो आप समझ लीजिए कि वहां पे मैदान जैसा था। वहां पर सारे ब्राह्मण इकट्ठा हुए और सारे ब्राह्मणों ने जो है प्रयोपवेशन करना, अनशन करना शुरू किया। जब अनशन करना शुरू किया तो सुस्सल का जो मंत्री था वो उनको समझाने गया। थोड़ी देर तक तो समझाता रहा, बातचीत करता रहा, लेकिन उस समझाने का जब कोई असर नहीं पड़ा और ब्राह्मणों ने राजा का नाम लेकर दाढ़ी वाला और ये सब कह के उसकी बेइज्जती शुरू की तो फिर उसने उनके ऊपर सैनिक छोड़ दिए।
और जब सैनिक छोड़ दिए तो राजा भागना शुरू किए, जो पंडित थे वो सारे के सारे भागना शुरू किए। जो भाग गए वो तो ठीक, जो पकड़े गए वो खूब पीटे गए, और फिर उन्होंने हाथ जोड़ के कहा कि नहीं अब हम प्रवेशन नहीं करेंगे। तो ये जो किस्सा है ये मजेदार आपको जरूर लग सकता है, लेकिन ये इससे समझ में ये आता है कि ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच में जो शासन का प्राधिकार था तो उनके बीच में अपने तरह के विवाद भी चलते रहते थे, ये मैं कहना चाह रहा था। इसके अलावा एक पीरियड आपको आता है जिसके बारे में जियालाल किलाम ही लिखते हैं कि ना भट्टो अहम ना भट्टो अहम का वहाँ पे शोर मचना शुरू हो जाता है। यानी एक राजा वो पंडितों से इतना नाराज होता है कि पंडितों की हत्याएं करवाना शुरू करता है, और जब पंडितों की हत्याएं कराना शुरू करता है तो ब्राह्मण जो है पूरे श्रीनगर में घूम घूम के ना भट्टो अहम यानी कि मैं भट्ट नहीं हूँ का नारा लगाना शुरू कर देते हैं हाथ जोड़ के। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि आमतौर से कश्मीरी इतिहास के बारे में जो ये समझ बना ली जाती है कि जब हिंदू राजा थे तो सब ब्राह्मणों के बहुत सुख थे, जब मुस्लिम राजा आए तो दुख हो गए, ये बहुत सरलीकृत समझ है। स्वर्ण काल में भी सब कुछ स्वर्णिम नहीं था। एक पीरियड के बारे में मैंने आपसे बात की। दूसरा पीरियड जो है वो मध्यकाल का पीरियड है, जब कश्मीर में इस्लाम की स्थापना होती है। तो एक तो इस पीरियड को जानने के लिए दो किताबें बहुत ज़रूरी हैं। एक किताब है मोहिबुल हसन की किताब, बेहद इंपॉर्टेंट किताब मानी जाती है मोहिबुल हसन की किताब, कश्मीर अंडर सुल्तान्स। और भी बहुत सारी किताबें हैं, आप मेरी किताब पलटेंगे तो पूरी मैंने लिस्ट दी है, लेकिन इस एक किताब का मैंने अलग से नोट लिया था, क्योंकि अगर आपको कश्मीर में इस्लाम जिस तरह से आया, इसके अलावा एक किताब इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर भी है। तो जब कश्मीर में इस्लाम आया तो उसकी सांस्कृतिक सामाजिक स्थिति क्या थी, कैसे उसने हस्तक्षेप किया, ये सारा कुछ आप वहां से समझ सकते हैं। साथ में याद कीजिए मैंने दो किताबों का नाम लिया था, PN के बमजाई और प्रेमनाथ बजाज। इन दोनों लोगों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ते हुए भी आपको वहां पर एक पूरा आइडिया मिल जाता है कि उस समय क्या कंडीशन थी। लेकिन ये तो हो गए आपके सेकेंडरी ग्रंथ जो रिसर्चेज हैं बात के। जो प्राइमरी ग्रंथ हैं आप देखते हैं उनकी भाषा बदल जाती है। ये भाषा बदलने वाला किस्सा थोड़ा सा शेयर कर लूंगा तो आप लोगों के लिए आनंद आएगा। जब कश्मीर में इस्लाम आया तो सुल्तान सिकंदर का समय माना जाता है कि सबसे खतरनाक समय था। सुल्तान सिकंदर को बुतशिकन कहा गया, यानी मूर्तियां तोड़ने वाला कहा गया, और उस समय कहा जाता है कि बहुत ज़्यादा कन्वर्जन हुआ, फोर्स कन्वर्जन भी हुआ, मारा पीटा भी गया, बहुत सारे लोग कश्मीर छोड़ के बाहर गए वगैरह वगैरह। लेकिन इसके तुरंत बाद जब उसका बेटा जैनुल आबदीन गद्दी पे बैठता है, जिसके बारे में कहा जाता है कि जिसका नाम रखा जाता है, क्या कहते हैं उसको, बड़शाह। बड़शाह का मतलब महान शासक। तो जब वो जैनुल आबदीन का समय आता है तो जैनुल आबदीन न केवल उस समय जो ब्राह्मण थे उनके साथ अच्छा व्यवहार करता है, बल्कि जिनको जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया गया था उनको भी कहता है कि आप चाहें तो धर्म परिवर्तन कर लें। कश्मीर का इतिहास पढ़ते हुए बहुत मजेदार चीज आपको यह मिलेगी कि जैनुल आबदीन इकलौता शासक है जिसको आप चाहे किसी भी सोर्स से पढ़िए, आप चाहे कश्मीरी पंडित की किताब पढ़िए, चाहे दक्षिण पंथी की किताब पढ़िए, चाहे वामपंथी की किताब पढ़िए, चाहे लिबरल की किताब पढ़िए, चाहे कश्मीरी मुसलमान की किताब पढ़िए, किसी की भी किताब पढ़िए, एक ये शासक ऐसा है जैनुल आबदीन जिसकी तारीफ आपको हर जगह मिलती है। तो उसके समय में क्या हुआ कि कश्मीरी जो पंडित थे, कश्मीरी जो ब्राह्मण थे, उनको दरबार में दोबारा से स्थान मिलना शुरू हुआ। जिस श्रीवर का मैंने नाम आपको लिया था वो उनके वैद्य थे। इस तरह का काफी सारा आप जब पढ़ेंगे मैंने काफी डिटेल्स दी हुई हैं। तो अब जब ब्राह्मणों को स्थान मिलना शुरू हुआ तो एक संकट था। संकट यह था कि अब राजभाषा संस्कृत की जगह फारसी बन गई थी। तो कश्मीरी ब्राह्मणों से कहा गया कि अगर आप फारसी पढ़ना लिखना सीख जाएं तो आपको सरकारी नौकरी यानी कि दरबार के अंदर नौकरी मिल सकती है। तो कश्मीरी ब्राह्मण समाज के अंदर आप एक बड़ा आलोड़न देखते हैं। वो आलोड़न क्या था कि कश्मीरी ब्राह्मणों का एक हिस्सा तय करता है, कश्मीरी ब्राह्मण दो हिस्सों में बंटते हैं। एक हिस्सा तय करता है कि वो फारसी सीखेगा और नौकरी करेगा। दूसरा हिस्सा यह तय करता है, दूसरे हिस्से को यह जिम्मेदारी दी जाती है कि पारंपरिक पूजा पाठ कराए वो संस्कृत सीखे। जिन पंडितों को संस्कृत पढ़ने की जिम्मेदारी दी गई उनको गौर ब्राह्मण कहते हैं, गुरु से गौर बना है। और जिन ब्राह्मणों को फारसी सीखकर नौकरी करने की अनुमति दी गई उनको कारकून ब्राह्मण कहते हैं। और होना यह चाहिए था, अगर पवित्रता के आधार पर आप देखें कि जो संस्कृत पढ़ रहे थे उनको बड़ा स्थान मिलना चाहिए था समाज में। लेकिन समय के साथ साथ आप देखते क्या है कि ये जो कारकून क्लास है,
जो मूलतः शहरों में, श्रीनगर और बाकी शहरों में रहता है, ये लगातार बेहद मजबूत बन के उभरता है और समाज में डोमिनेंट होता है। गौर ब्राह्मण वर्ग जो है वो गांव में सिमटा रह जाता है और वो सेकेंडरी टर्सरी भूमिका में चला जाता है। तो अब जब कारकुन ब्राह्मण थे वो फारसी पढ़कर आए और राजभाषा भी फारसी बन गई थी, तो जाहिर है कि कश्मीर में जो मध्यकाल का आपको इतिहास मिलता वो फारसी में मिलता। इसीलिए कुछ किताबें जिनको आप मध्यकाल का इतिहास, लेकिन मजेदार बात, अच्छी बात साथ में ये भी है कि ये जितना फारसी का इंपॉर्टेंट, जिनका मैं नाम लेने जा रहा हूं क्योंकि मुझे भी फारसी नहीं आती है, तो जितना फारसी का इंपॉर्टेंट काम था ये सारा का सारा अंग्रेजी में अनुवाद हो चुका है। कुछ ऑनलाइन मिल जाएगा, कुछ ऑफलाइन मिल जाएगा, ढूंढना आपका काम है, बताना मेरा काम है। जैसे एक किताब बेहद जरूरी किताब जो है वो ख्वाजा निजामुद्दीन की किताब है, तबाकत अकबरी। ऐसे ही दूसरी किताब मोहम्मद हैदर दुगलत की है। दुगलत वहां पर कुछ समय के लिए शासक भी रहा था, जिसको कहते हैं तारीख रशीदी। तीसरी किताब जो बेहद प्रसिद्ध है, जो अक्सर पढ़ी जाती है, जिसके लेखक के बारे में संशय है, वो है बहारिस्तान शाही। और आखिरी किताब जिसका मैं जिक्र करूंगा क्योंकि मुगल भी वहां पर रहे थे, तो जहांगीर नामा अगर आप लोग पढ़ते हैं, बाबर नामा, जहांगीर नामा दोनों अगर आप लोग पढ़ते हैं, तो उसमें भी कश्मीर के इतिहास पर आपको काफी कुछ मिल जाएगा। अब जाहिर है फिर मैं कह रहा हूं कि ये सारी जो किताबें हैं ये मौलिक किताबें हैं, मौलिक रिकॉर्ड्स हैं, ये प्राइमरी सोर्सेज हैं। तो इन प्राइमरी सोर्सेज की एनालिसिस करके जो किताबें लिखी गई हैं वो मैं आपको शुरू में बता रहा था, जिसमें मैंने आपको मुहिबुल हसन की किताब बताई, कश्मीर अंडर सुल्तान्स, जिसमें मैंने आपको इस्लामाइजेशन ऑफ कश्मीर बताई, जिसमें आपको मैंने PN के बमजाई की किताब बताई, जिसमें मैंने आपको प्रेमनाथ बजाज की किताब बताई, और एक और बड़े राइटर हैं वहाँ के, हालांकि उनकी किताब इतनी उलझी हुई है और इतनी मोटी किताब है। ऐसे ज्ञान के बारे में एक बहुत मजेदार बात है कि ज्ञान या तो आप बड़े आसान शब्दों में, आसान तरीके से उदाहरण देकर समझा सकते हैं, और या तो आप बड़े लंबे लंबे वाक्य, मतलब पता चला कि वाक्य शुरू हुआ तो 1.5 पेज तक एक ही वाक्य जा रहा है, बहुत उलझा के बहुत सारी घटनाएं इसमें से उसमें, उसमें से इसमें मिला के, और आप 800-1200 पेज की किताब तैयार कर देते हैं, जो हो सकता है कि एकेडमिकली बहुत बड़ी किताब बन जाए, लेकिन मेरा अपना मानना है कि पाठकों के लिए वो किताब बहुत काम की नहीं होती है। तो मैं उस स्कूल ऑफ थॉट का हूँ जहाँ लगता है कि आपको विषय को गंभीरता से पढ़ के और पाठकों के हिसाब से थोड़ा आसान पाठ देना चाहिए कि पाठक उसको समझ सकें। तो MD सूफी की जो किताब है उसमें वही दिक्कत है कि MD सूफी की किताब है तो गजब की किताब, इतना सारा मतलब उसमें मटेरियल है, और केवल मतलब वो इतना मेहनत करते हैं कि कश्मीर में जिस समय ये हो रहा था, उस समय अरब में ये हो रहा था, उस समय अमेरिका में ये हो रहा था, उस समय यूरोप में ये हो रहा था, बहुत मेहनत करते हैं वो। लेकिन उसको पढ़ना अपने आप में एक बड़ा मुश्किल काम है। भाषा उसकी बहुत रूखी भाषा है, बहुत लंबे लंबे वाक्य हैं, बाकी सारा कुछ 2 खंडों में 600 पेज की किताब है, मेरे ख्याल से 1200-1250 पेज की किताब है वो आप चाहें तो पढ़ सकते हैं, MD सूफी की किताब हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। तो वो ये जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर मैंने आपको बताई, या प्रेमनाथ बजाज की बताई, PN के बमजाई की बताई, ये किताबें प्राचीन काल से लेके और अभी तक का लेके आती हैं। ये सारी किताबें 60 के दशक में छपी थी। 60 के दशक के बाद ऐसी कोई ढंग की किताब नहीं छपी है जिसमें प्राचीन से लेके अभी तक का सारा कुछ हो। इसलिए जब मैं कश्मीरनामा लिख रहा था तो हिंदी में तो खैर नहीं थी, अंग्रेजी में भी मुझे कोई ऐसी किताब नहीं दिखी जिसमें ये पूरा पीरियड हो। तो मैंने तय किया कि एक किताब मैं हिंदी में तो कम से कम लिख ही दूं, जो वहाँ के मिथकीय इतिहास से शुरू करके 2017-18 तक के इतिहास तक लेके आए। ये काम मैंने कश्मीरनामा में किया था। तो ये मैंने आपको मध्यकाल के बारे में बताया, लेकिन इसकी भी समस्या अपनी यही है जो मैं आपसे पहले कह रहा था। पता नहीं ये समस्या क्यों है, मेरे समझ में नहीं आता है। कश्मीरी पंडितों ने जो काम किया है वो ज्यादातर काम कविता में किया है। एक से एक आपको शायर मिलेंगे, संस्कृत के कवि मिलेंगे, फारसी के शायर मिलेंगे, सब कुछ मिलेगा। लेकिन जो सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक इतिहास लिखने का काम है वो ऐसा लगता है कि कल्हड़ की राज तरंगिणी, फिर जोना राज की राजावली पतक, फिर श्रीवर की दूसरी राज तरंगिणी, और शुक की राज तरंगिणी जो कि बहुत खराब है आखिरी वाली। तो इनके बाद मुझे लगता है कि कश्मीरी पंडितों का इतिहास लिखना, ऐसा मुझे लगता है, ये हो सकता है कि मेरे पास कम नॉलेज हो, लेकिन कश्मीरी पंडितों का उस दौर में लिखा हुआ कोई प्राइमरी सोर्स मिलना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए अध्ययन का तरीका यही है कि इन किताबों को पढ़ते हुए और अपने इन्फरेंस से आप इतिहास निकालते हैं कि उस समय क्या हो रहा था। तो आप ये पाते हैं कि इस्लामाइजेशन का पूरा दौर है, शाहमीर वहां सत्ता पर काबिज होता है। शाहमीर के बाद इसमें भी ये किस्सा भी आपको सुना ही दूं जब बात कर रहा हूं, बहुत लंबा तो नहीं हो रहा है, अगर लंबा हो रहा हो तो कमेंट करके आप मुझे बता सकते हैं कि कश्मीर का जो पहला इस्लामी शासक था, मुस्लिम शासक था, उसका किस्सा थोड़ा सा सुन लिया जाए तो मजा आएगा। कश्मीर में
12वीं शताब्दी के अंत में, एग्जैक्ट डेट में आपको ढूंढ के दे दूंगा वहां पर, या बल्कि दे ही दूं, मेरे ख्याल से एग्जैक्ट डेट के साथ चलना हमेशा बेहतर होता है। 1320 ईस्वी में वहां पर जुलचू नाम के, जोनाराज उसको दुलचा लिखते हैं, जुलचू नाम के एक आदमी का वहां पर आक्रमण होता है। बताते हैं कि वो तुर्क था और बहुत भयानक था और उसने भयानक लूटमार की। जब वो आता है तो वहां पर सहदेव नाम का एक राजा होता है, जो सहदेव भागकर, जुलचू से डर के किश्तवाड़ में चला जाता है, मतलब पहाड़ों पे चला जाता है, भाग जाता है वहां से, और राज्य को पूरी तरह से आरक्षित छोड़ देता है। वहां पर रामचंद्र नाम का एक लोकल चीफ्टन है, जिसके यहां दो लोग काम करते हैं, एक रिंचन जो कि एक बौद्ध है जो लद्दाख से भाग के आया था, दूसरा शाहमीर जो कि मुस्लिम है और भाग के अफगानिस्तान से आया था। ये दोनों रामचंद्र की जो बेटी थी कोटा रानी, उसके साथ मिलकर जनता का थोड़ा बहुत भला करने की कोशिश करते हैं। जब जुलचू 1 साल बाद चला जाता है, स्थिति बहुत खराब थी, उस समय सहदेव फिर से लौट के आता है नीचे। जब सहदेव लौट के आता है तो जनता मना कर देती है, कहती है नहीं, हम आपके शासन को स्वीकार नहीं करेंगे। और जब ये होता है तो रामचंद्र जो है वो प्लान कर रहा होता है कि अब हम सत्ता पर कब्जा कर लें। इधर कोटा रानी, रिंचन और शाहमीर तीनों मिलकर वहां अंदर घुसते हैं और अंदर घुस के, किले में घुस के रामचंद्र की हत्या कर देते हैं। और हत्या करने के बाद रिंचन गद्दी पे बैठ जाता है, यानी एक बौद्ध जो है वो गद्दी पे बैठ जाता है। अब जब रिंचन गद्दी पे बैठता है तो कहते हैं कि रिंचन का ये मानना था कि मैं बौद्ध हूं और प्रजा सारी हिंदू है, तो बेहतर हो कि मेरा धर्म और प्रजा का धर्म एक ही हो। तो बताते हैं कि देवसेना जो कश्मीरी ब्राह्मणों की समिति का जो अध्यक्ष था, उसको वो बुलाते हैं और कहते हैं कि मुझे हिंदू बना दो। जोनाराज लिखते हैं कि देवसेना ने कश्मीरी ब्राह्मणों की सभा बुलाई और कश्मीरी ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कई महीनों तक, कई 21 दिनों तक वहां पर बहस चलती रही, लेकिन वो तय नहीं कर पाया और अंतर राजा से कहा कि हम आपको हिंदू नहीं बना पाएंगे, आप जो हो वही बने रहो। उसके बाद बताते हैं कि शाहमीर किसी मुस्लिम सूफी से इनको मिलवाने ले गया। जब शाहमीर इनको मिलवाने ले गया, वो जो मुस्लिम सूफी थे, बुलबुल शाह कहते हैं उनको, बुलबुल शाह से जब ये मिला, बुलबुल शाह से बहुत प्रभावित हुआ और बुलबुल शाह से बहुत प्रभावित होने के बाद इसने इस्लाम अपना लिया। और इसके इस्लाम अपनाने के तुरंत बाद जो है इनकी जो पत्नी का भाई था, रामचंद्र का बेटा रावणचंद्र, ये भी बड़ा मजेदार है, उसने भी इस्लाम अपना लिया, ऐसा कहा जाता है। कोटा रानी उनकी पत्नी बनी रही, वगैरह वगैरह। इतिहास पूरा अलग कहानी है, फिर से कभी आप बुलाएंगे तो केवल इतिहास पे ही मैं बात कर लूंगा। तो ये कहा जाता है, हालांकि जोनाराज ने ऐसा लिखा है, लेकिन बहुत सारे इतिहासकार इसको सही नहीं मानते हैं और उसके इस्लाम अपनाने का अलग अलग कारण बताते हैं वो। लेकिन एक बात तय है कि वहां का जो पहला इस्लामी शासक था वो कोई तलवार उलवार की जोर पर नहीं आया था, वो एक धर्म परिवर्तन से, और किस तरह से वो मैंने आपको बताया। तो ये किस्सा मैंने आपको सिर्फ इसलिए सुनाया कि कश्मीर का इतिहास इतना रोचक है कि सरलीकरणों से कभी समझ में नहीं आ सकता। इसके बाद आप देखेंगे कि सुल्तान सिकंदर मर जाता है, फिर जो पुराना राजा था उसका छोटा भाई राजा बनता है, कोटा रानी उसकी भी पत्नी बनती हैं, फिर वो छोटा राजा, जो राजा का छोटा भाई था, वो मरता है, उसके बाद शाहमीर सत्ता पे कब्जा कर लेता है। वो सब इतना घुमा फिरा हुआ है कि ना पूछिए। तो उस पीरियड से लेके उसके बाद आप देखते हैं कि चक राजवंश वहां पर आता है, उसके बाद अकबर के समय में मुगल वहां पे कब्जा करते हैं, मुगलों के बाद अफगान, जब मुगल कमजोर होते हैं तो अफगान वहां पे कब्जा करते हैं, जब अफगान कमजोर होते हैं तो वहां पर सिख साम्राज्य बनता है। वहां पर रणजीत सिंह का, जो पंजाब में रणजीत सिंह पंजाब के राजा थे, वो आक्रमण करके उसको कब्जे में लेते हैं। और जब रणजीत सिंह के मरने के बाद अंग्रेजों की सहायता से डोगरा उस पर कब्जा करते हैं और आधुनिक जम्मू और कश्मीर राज्य बनता है। ये मतलब एक बिल्कुल मोटा मोटा मैंने टाइमलाइन बताई आपको। लेकिन कश्मीरी पंडितों के बारे में, कश्मीरी पंडित इनको कब से कहा जाना शुरू किया, ये जान लेना बहुत जरूरी है। आपको बहुत मजा आएगा ये सुनने में। जब मुगलों का शासन आया तो कश्मीरी जो ब्राह्मण थे वो बहुत बड़ी मात्रा में मैदानों की तरफ आए नौकरियों के लिए। और जब वो मैदानों की तरफ नौकरियों के लिए आए तो आप देखते हैं कहां बसे वो, दिल्ली में बसे, आगरा में बसे, लखनऊ में बसे, ऐसी जगहों पर बसे जो शासन का केंद्र थे। इसके अलावा वो बहुत सारे, आप देखेंगे कि बहुत सारे रजवाड़ों में गए। और देखिए उनकी खूबी क्या थी, उनकी खूबी ये थी कि उनको फारसी आती थी और उस समय फारसी राजभाषा थी।
तो उन जगहों पर उनको बड़ी अच्छी अच्छी नौकरियां मिली। ढेर सारे रजवाड़ों में आप देखेंगे कि वो मंत्री बने। जैसे काटजू साहब का आप जानते हैं, मार्कंडे काटजू जो जज साहब हैं जिनका आप अक्सर सुनते रहते हैं, इनके जो पुरखे थे, बताते हैं कि जब हमारे पुरखे आए थे तो जब काशी गए तो काशी में उन्होंने क्या लिखा था, बा तलाश आमदम, यानी आमदनी की तलाश के लिए मैं आया हूं। और फिर आप देखते हैं कि वो जाते हैं वहां पर, मध्य प्रदेश में एक जगह जाते हैं और वहां एक छोटी सी रियासत होती है, उसके दीवान बनते हैं वगैरह वगैरह। तो जब दिल्ली में ये आए तो दिल्ली में जो भी कश्मीरी होते थे उनके लिए क्या कहा जाता था, खाजा। और दिल्ली के जो लोकल ब्राह्मण थे उनको ब्राह्मण कहा जाता था। अब कश्मीरी पंडितों की दो दिक्कत थी। एक तो वो कश्मीरी मुसलमानों से अलग दिखना चाहते थे कि यार वो भी खाजा हम भी खाजा, ये कैसे। दूसरा, जो लोकल ब्राह्मण थे उनके साथ उनकी कोई निपटी नहीं थी। कश्मीरी ब्राह्मण जब यहां पर आए तो पुरानी दिल्ली में बाजार सीताराम के पास वो उनकी बस्तियां बसी थी। आप जो कला, जो लोग आप लोगों में से थोड़ा रुचि रखते हैं साहित्य वगैरह में, सभी लोग रखते होंगे, तो गुलजार देहलवी साहब जिनकी कल डेथ हुई है, वो उन आखिरी कश्मीरी पंडितों के खेप में से थे जो सीताराम, बाजार सीताराम में रह चुके हैं। बाद में तो फिर वो लोग अलग अलग जगहों पे मकान बनवा बनवा के निकल गए। तो बाजार सीताराम में जो वो बसे थे कश्मीरी पंडित, उनकी जो संस्कृति थी, उनका जो पहनावा था, वो सारा कुछ बिल्कुल अलग था यहाँ के स्थानीय ब्राह्मणों से। इसीलिए जब आईटी सेल वाले अपना चलाते हैं तो बड़े कंफ्यूज रहते हैं। उनको लगता है कि यार जैसे यहाँ के पंडित बड़ी चुटिया रखते हैं, बाल साफ रखते हैं और बाकी सब कुछ करते हैं, वैसे वहां के पंडित क्यों नहीं। लेकिन वहां के पंडितों का खान पान व्यवहार अगर सब आप देखेंगे, ज्यादातर पंडितों की, आप ब्राह्मणों की आपको बड़ी दाढ़ियां दिखाई देंगी वगैरह वगैरह। पहले वो किस्सा सुना लूं मैं। तो वो पूरा का पूरा उनका अलग था मामला। वो नॉनवेज खाते थे। कश्मीरी पंडितों का अगर आप देखेंगे, उनके यहाँ जो शिवरात्रि मनाई जाती है, जिसको हर रात के नाम से हेरात मनाया जाता है, वो आपके यहाँ मनाई जाने वाली शिवरात्रि से बिल्कुल अलग होती है। उसमें नॉनवेज खाया जाता है उनके त्योहारों में, उनके रेगुलर के भोजन में भी नॉनवेज शामिल है। तो यहाँ के ब्राह्मणों के साथ भी दिक्कत थी, उनसे भी उनको अलग करके दिखाना था। कश्मीरी मुसलमानों से धर्म के आधार पर अलग करके दिखाना था। तो कहा जाता है कि कहा नहीं जाता है, यह ऐतिहासिक है, जियालाल किलाम ने दर्ज किया है कि मोहम्मद शाह रंगीला के ज़माने में एक कश्मीरी पंडित जिनको राजा की उपाधि मिली थी, राजा जयभान, वो काफ़ी मजबूत हो गए थे। उन्होंने बाकायदा एक रुक्का लिखा, एक एप्लीकेशन लिखा और कहा कि हमारे लिए कश्मीरी पंडित नाम दिया जाए, हमें इनसे अलग करके देखा जाए। और जब इन्होंने क्या कहते हैं आपके, जब मोहम्मद शाह रंगीला ने ओके कर दिया, उसके बाद इनको कश्मीरी पंडित कहा जाने लगा। इसीलिए आप देखते हैं कि उस जमाने में जो भी जनगणना वगैरह हुई है लंबे समय तक, वो हिंदुओं से अलग खुद को कश्मीरी पंडित की श्रेणी में लिखवाते थे। और इसीलिए आप ये भी देखते हैं कि कश्मीर घाटी के अंदर आप जाएंगे, आप श्रीनगर और साउथ कश्मीर और उन इलाकों में जाएंगे जहां कश्मीरी पंडित रहते हैं या रह चुके हैं, वहां कश्मीरी पंडित बहुत प्रसिद्ध वो नहीं है। अब जाके पंडित ज्यादा होने लगा है, वरना वहां भट्ट कहा जाता है। आज आप जाएंगे जो जिन गांवों में जहां कश्मीरी पंडित रहते थे, मान लीजिए 22 घर 25 घर थे, अब 1 या 2 घर रह गए हैं और कुछ घर बिक गए हैं जिसमें मुस्लिम रहने लगे हैं, कुछ घर खाली पड़े हुए हैं, लेकिन फिर भी उस इलाके को भट्टपुरा ही कहा जाता है। तो वहां जो प्रसिद्ध है उनके लिए भट्ट है। लेकिन बाहर जब वो निकले तो उन्होंने अपने लिए कश्मीरी पंडित विशेषण प्रयोग किया। और ये कश्मीरी पंडित विशेषण, जैसा कि आपको मैंने बताया, ये मोहम्मद शाह रंगीला के जमाने में इनको मिला था। यही बात करते हुए मैंने एक किताब का नाम लिया जो बेहद इंपॉर्टेंट किताब है, जियालाल किलाम की किताब है, 1960 के आसपास आई थी। उसका नाम है कश्मीरी पंडित। ये किताब हिस्ट्री ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ये किताब भी आपको शायद ऑनलाइन मिल जाए, गुलशन बुक डिपो से अगर सप्लाई शुरू हो गई होगी तो ये किताब आपको ऑनलाइन मिल सकती है। कश्मीरी पंडितों पर ढंग से लिखा हुआ, सिर्फ कश्मीरी पंडितों को केंद्र में रखकर ढंग से लिखा हुआ जो पहला इतिहास का आपको आख्यान मिलता है, इतिहास की किताब मिलती है, वो जस्टिस जियालाल किलाम की ही मिलती है। हालांकि उसके पहले भी कुछ किताबें लिखी गई हैं, लेकिन उनकी अपनी समस्याएं हैं। और या फिर उनमें से ज्यादातर जो किताबें हैं वो सामान्य इतिहास की किताबें हैं, जिसमें से आप कश्मीरी पंडितों का एलिमेंट निकाल, जैसे प्रेमनाथ बजाज की किताब है। प्रेमनाथ बजाज की कई किताबें, प्रेमनाथ बजाज ने मेरे ख्याल से कश्मीर के इतिहास पर 7 या 8 किताबें लिखी हैं, लेकिन कश्मीरी पंडितों पर अलग से आपको कोई किताब उनकी नहीं मिलेगी। उनकी किताबों में कश्मीरी पंडितों का आख्यान अपने तरीके से आता है, आप निकाल लीजिए। PN के बमजाई का नाम लिया मैंने। इसके अलावा मध्यकालीन इतिहास के एक विद्वान हैं परिमू, उनकी किताब आपको मिल जाएगी। मध्यकालीन इतिहास के लिए एक और नाम से शायद आप लोग परिचित हो, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के जो वाइस चांसलर थे रतन लाल हांगलू,
उनकी किताब आपको मिल जाएगी, स्टेट इन मेडिवल इंडिया जो किताब है उसमें भी आपको काफ़ी कुछ मिल जाएगा और कश्मीर के बारे में मिल जाएगा। इसके अलावा कश्मीरी पंडितों के बारे में जानने के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण किताब मैं आपको बता रहा हूं, जिस किताब के बिना जानना लगभग असंभव है। ये निकाली थी मैंने किताब। ये किताब है फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ पंडित्स ऑफ रूरल कश्मीर। ये किताब टी.एन. मदान की किताब है। टी.एन. मदान की जो किताब है वो मुझे जो मिली पहली किताब है जिसमें कश्मीरी पंडितों का सामाजिक सांस्कृतिक जो पूरा का पूरा ढांचा है उस ढांचे को एनालाइज किया गया है। कश्मीर के कुछ, साउथ कश्मीर के कुछ गांवों की स्टडी की गई है, उनके बीच में वो किस तरह का रोजगार है, किस तरह का ये है। इवन कश्मीरी पंडित नामों की कथा, ऐसे बहुत मजेदार कथा नामों की भी है वहां पे। आपने पीएन के बमजाई सुना, अब बमजाई नाम कहां से आया? बमजाई नाम तो ब्राह्मणों में होता नहीं है, तो बमजाई कहां से आया? अफगानिस्तान से, जब अफगानिस्तान के अफगानों के अंडर में जब कश्मीर था तो बमजाई करके वहां का एक सूबेदार था, तो उसके जो बहुत करीबी कश्मीरी पंडित रहे, जो उसकी सेवा में बहुत करीबी रहे, उनके नाम के साथ बमजाई जुड़ गया। और देखिए नाम कैसे बदलता है। जैसे कौल नेहरू वाला किस्सा तो आप जानते ही हैं कि कैसे कौल नेहरू में से कौल हट गया, नेहरू बना। ये बमजाई का बता रहा हूं, बाप बेटे का सीधे आप देखिए। आनंद कौल की किताब आप पढ़ेंगे तो आनंद कौल बमजाई है। उनके बेटे पीएनके बमजाई की बात करेंगे तो अब वो पीएनके का कॉल है कि नहीं मुझे नहीं पता, पीएनके बमजाई है। लेकिन उसके बाद की पीढ़ी में कावेरी बमजाई सीधे हैं, कॉल गायब हो गया बीच से। ऐसे ही हर नाम जो कश्मीरी पंडित आपको नाम मिलेगा, आपको कश्मीर में पंडित शुक्ला तिवारी मिश्रा नहीं मिलते हैं, वहां किस्सू मिलेंगे, वहां आपको तमाम सारे जो अलग अलग तरह के नाम मिलेंगे, वांचू मिलेंगे, और हर नाम की अपनी अलग कहानी होगी। जैसे अनुपम खेर के नाम से आप लोग परिचित हैं। अब कश्मीरी में खर कहा जाता है गधे को। तो एक थ्योरी यह है कि जो कश्मीर में गधा बड़ा इंपॉर्टेंट था, यहाँ कश्मीर में जो तौल की इकाई है उसको खरवार कहते हैं। एक गधे की पीठ पर जितना कुछ आ पाए उसको एक खरवार कहते थे, क्योंकि पहाड़ी इलाका था, गधे ही लेके ऊपर नीचे जाते थे। तो कहा जाता है कि जिन कश्मीरी पंडितों के पास गधे की मिल्कियत थी, जो ढेर सारे गधे पालते थे, उनको खेर कहा गया। इस तरह आपको ढेर सारे नाम मिल जाएंगे। ओरिजिनल जो गोत्र हैं और ओरिजिनल जो जाति नाम थे वो 4-6 थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते, मतलब कश्मीर एक ऐसा इलाका है जहां पंडित आपको मुंशी भी मिल जाएगा। के.एन. मुल्ला के नाम से आप सब लोग परिचित हैं। ये सारे कश्मीरी पंडित थे। तो कश्मीरी पंडितों के जाति नाम बड़े, जैसे नेहरू को लेके आप एक किस्सा जानते हैं कि नहर के किनारे यहाँ पे बसे। कश्मीर में एक रिसर्चर हैं, उनका मानना है कि नहीं, नौरू गांव के बगल में थे, इसलिए इनके नाम में नेहरू जुड़ा। तो ये सारे किस्से हैं आपके पास जो आपको मिल जाएंगे। इसके लिए सैकड़ों किताबें हैं, सारी किताबों का नाम भी ले पाना यहाँ संभव नहीं है। मैं एक किताब का नाम आपके सामने फिर भी ले रहा हूँ, और ये अलग से किताब है, फैमिली एंड किनशिप, अ स्टडी ऑफ कश्मीरी पंडित्स। इसको पढ़ के आप कश्मीरी पंडितों की सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। आधुनिक इतिहास की बात कर लें तो आधुनिक इतिहास पर तो इतनी किताबें हैं। कश्मीर के साथ यह है कि एक बहुत हैपनिंग इलाका रहा है। तो जब हैपनिंग इलाका रहा है तो जो भी किसी महत्वपूर्ण पोजीशन पे रहा उसने एक किताब लिख मारी। जो वहां राज्यपाल रहा, जैसे बीके नेहरू साहब वहां राज्यपाल थे, तो उनका जो संस्मरण है, नाइस गाइस फिनिश सेकंड, उस संस्मरण में एक हिस्सा कश्मीर पे है। जो भी वहां पे रहा, जगमोहन साहब वहां पे राज्यपाल रहे तो जगमोहन साहब ने एक पूरा का पूरा लिख डाला अपना संस्मरण, बहुत मोटा सा। उस संस्मरण का हिंदी में अनुवाद भी आ चुका है, वो भी आप पढ़ सकते हैं। तो आधुनिक में तो यह है कि जितने मुंह उतनी कहानियां आपको मिल जाएंगी, उसमें सच आपको तलाशना है। 90 के दशक के बाद फिर एक प्रॉब्लम शुरू होती है कि 90 के दशक के बाद जो इतिहास आपके सामने आता है, इतिहास कश्मीर, पता नहीं वही बीमारी बात तक आती है, कश्मीरी पंडितों की तरफ से इतिहास बहुत कम आता है। संस्मरण आपको बहुत मिल जाएंगे, राहुल पंडिता का संस्करण आप सब लोग जानते हैं, उसके अलावा भी बहुत सारे संस्मरण आए हैं जो मिल जाएंगे। लेकिन उस पूरी घटना की एक हिस्टोरिकल एनालिसिस करते हुए कि आखिर 90 के पहले वो सारा कुछ क्या हुआ जिसकी वजह से 90 घटित हुआ, और फिर जब वहां से निकल के आए तो वो किस तरह की सारी समस्याएं थी, उसको पूरे को ढंग से एनालाइज करते हुए कोई किताब मिल पाना बहुत मुश्किल काम है। एक वहां पर खेमलता वाकलू हैं, खेमलता वाकलू वहां पर मिनिस्टर थी
मंत्री थी वहाँ पर, कांग्रेस में बाद में रही वो। और 90 के दशक में उनके और उनके पति का अपहरण हुआ था। 50-55 दिन वो लोग हिजबुल मुजाहिदीन के कैद में थे और उसके बाद वो रिहा हुई थी। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कश्मीर उस तरह से छोड़ा नहीं, अभी भी उनका घर है वहाँ पर, वो वहाँ रहती हैं। हालांकि बच्चे सारे बाहर रहते हैं। मैं जब गया था तो उनसे मुलाकात भी की थी, उनका इंटरव्यू भी किया था। तो खेमलता वाकलू ने, एक तो मैंने आपको बताया कि जो उनका अपहरण हुआ था उसका संस्मरण पूरा लिखा है, और उसके अलावा उन्होंने एक इतिहास की किताब लिखी है, मेरी किताब में उसका जिक्र है। मैं एक सेकंड में उसका नाम आपको बता सकता हूं, एग्जैक्ट बताना चाहूंगा मैं। वाकलू, वाकलू की किताब क्यों नहीं मिल रही? ये किताब लगता है बिबिलियो में मैंने छोड़ दी है, जबकि इस किताब का मैंने बहुत उपयोग किया है। किताब ऐसे छोड़ दी मैंने। देखिए, पता नहीं वो नाम मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन चलिए, खेमलता वाकलू की किताब दोबारा से छप के आ गई है, वो आपको मिल सकती है। मैं अभी थोड़ी देर बाद उसको ढूंढ के, लाइब्रेरी में ढूंढ के मैं यहाँ पे टाइप कर दूंगा नाम उसका कमेंट सेक्शन में। इसके अलावा बहुत बाद में कुछ किताबें लिखी गई हैं जो कश्मीर से निकले हुए लोगों ने लिखी हैं। वो संस्मरण उनके आपको मिल सकते हैं, उनको आप पढ़ सकते हैं। एक किताब और मैं आपको पढ़ने की सलाह दूंगा अगर आप पढ़ना चाहें। नंदा हक्सर की किताब है द मेनी फेसेस ऑफ कश्मीरी नेशनलिज्म। अगर इसका हिंदी में अनुवाद किया जाए तो कश्मीरी राष्ट्रवाद के अनेक चेहरे। इसमें उन्होंने किया क्या है कि वहां के एक कश्मीरी पंडित ट्रेड यूनियन लीडर थे, उनको और अफजल दोनों को आमने सामने रख के कश्मीरी नेशनलिज्म और कश्मीर की जो सारी समस्या है उसको समझने की बड़ी अच्छी कोशिश की है। इसको आप पढ़ सकते हैं। दूसरा, अगर आप कश्मीरी पंडित महिलाओं को जानना चाहते हैं तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग किताब है, बहुत विवाद आपको इसमें नहीं मिलेगा। वो किताब है सुधा कौल की द टाइगर लेडीज, अ मेमोयर ऑफ कश्मीर। सुधा कौल के बारे में बता दूं कि सुधा कौल पहली कश्मीरी पंडित महिला थी जो कि या कश्मीरी महिला थी जो आईएएस हुई थी, लेकिन बाद में इन्होंने नौकरी छोड़ दी और ये अमेरिका में जाकर बस गई। तो ये मोटी मोटी बातें हैं, कुछ किताबों का नाम और बाकी सब मैंने आपको बताया। मुझे लगता है कि ये सारी किताबें, एक और किताब नोट कर लीजिए, मैं जाने से पहले एक और किताब का नाम जरूर लेना चाहूंगा, कल्चरल हेरिटेज ऑफ कश्मीरी पंडित्स। ये एडिटेड किताब है एसएस तोशखामी और के वारिकू की। इसमें भी आपको कश्मीरी पंडितों का पूरा कल्चरल और सोशल जो एस्पेक्ट है वो आपको ढूंढने पर मिल जाएगा। और बाकी तो रिसर्च है, बाकी तो आप डूबिए, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, बहुत सारी पीएचडी। एक बहुत अच्छा काम देखिए मैं रह गया आपको बताने से, हैनरिएट सैंडर ने 19वीं सेंचुरी में जो कश्मीरी पंडित बाहर निकल आए थे और बाहर निकल के जो अखबार निकालते थे और बाकी सारा कुछ था, उसके आधार पर एक अद्भुत रिसर्च किया है, गजब का रिसर्च किया है। हैनरिएट सैंडर की वो किताब, हैनरिएट सैंडर का जो रिसर्च है वो किताब के रूप में छपा है कि नहीं छपा है मुझे नहीं पता, मोस्ट प्रोबेबली छप गया है। लेकिन वो रिसर्च ऑनलाइन आपको ऑथेंटिक वेबसाइट से फ्री में मिल जाता है, आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये बेहद ज़रूरी किताब थी। तो खास तौर पे मुगलिया दौर में और उसके बाद जो कश्मीरी पंडित वहाँ से बाहर निकले, उनका इतिहास और उनका एक सामाजिक सांस्कृतिक बाहर वो कैसे एडजस्ट हुए, उन्होंने क्या क्या सारी चीज़ें की, ये सारा कुछ जो है ये आपको मिल जाता है। ये मुझे लगता है कि मोटा मोटी मैंने बताने की कोशिश की कश्मीरी इतिहास का, कश्मीरी पंडितों के इतिहास के स्रोत और कश्मीरी पंडितों के सामाजिक सांस्कृतिक संरचना को समझने के लिए जो स्रोत हो सकते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की। अगर सवाल कुछ हो आप तो पूछ लीजिए, और या फिर आप सवाल टाइप कर दीजिए, मैं बाद में देख के सवालों के जवाब दे दूंगा। चलिए, बहुत शुक्रिया।